बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र जो है वो अत्यंत लोकप्रिय है और विभिन्न देशों में इसे अलग अलग रूपों में अपनाया गया है। लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप जो है वो अधिक प्रचलन में हैं। एक तो साम्यवादी लोकतंत्र, जिसको मार्क्सवादी लोकतंत्र भी कहते हैं, तथा दूसरा उदारवादी लोकतंत्र। ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवादी लोकतंत्र के भी दो रूप दिखाई देते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। आधुनिक काल में शुद्ध रूप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों का मतलब प्रांत होता है, में प्रचलित है। शेष विश्व में जहाँ भी उदारवादी लोकतंत्र है वह प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक विधायी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, अतः इसमें प्रतिनिधि चुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक प्रत्यक्ष रूप से विधायी कार्यों में भाग नहीं लेते हैं, अपितु समस्त विधायी कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। संक्षेप में प्रतिनिधि एवं प्रतिनिधित्व संबंधी समस्त सिद्धांतों, विधियों एवं समस्याओं का संबंध उदारवादी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से है। इस बारे में हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे, जैसे प्रतिनिधि की भूमिका, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, प्रतिनिधित्व की प्रणालियों के बारे में जानेंगे, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या को देखेंगे तथा आदर्श प्रतिनिधित्व के लिए जो कंडीशंस हो सकती हैं, आवश्यक शर्तें हो सकती हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रतिनिधि की भूमिका देखते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संचालन में जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आम नागरिक अपने द्वारा निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति की उम्मीद करता है। प्रतिनिधि की भूमिका के बारे में जानने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि प्रतिनिधि अर्थात राजनीतिक प्रतिनिधि का अर्थ क्या है। एच बर्च ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक राजनीतिक व्यवस्था में परंपरा या कानून के द्वारा प्रतिनिधि का दर्जा रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका को निभाता भी है। इससे ये स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि से ये आशा की जाती है कि वह राजनीतिक व्यवस्था में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा। परंपरागत एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार एक जनप्रतिनिधि को अपने निम्नलिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए। यानी उसके कुछ जो कर्तव्य और दायित्व होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि जनप्रतिनिधि को राष्ट्रहित की रक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। दूसरा है, उसे व्यवस्थापिका की बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए और इसकी कार्यवाही में सक्रिय भाग लेना चाहिए। उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र एवं संपूर्ण राष्ट्र के हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए सरकार को रचनात्मक सुझाव देने चाहिए तथा इस प्रकार की सरकारी नीतियों का समर्थन करना चाहिए। किंतु सरकार की उन सभी नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करनी चाहिए जो जनहित के अनुरूप नहीं है। यानी उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए, उसको आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो उसे देश के नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति एवं विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे आम जनता में आशावादिता एवं आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और इस दृष्टि से जनता का नेतृत्व करना चाहिए तथा जनमत निर्माण के कार्य में भी पहल करनी चाहिए। चौथा है, उसे राजनीति को जनसेवा के साधन के रूप में अपनाना चाहिए, न कि सत्ता प्राप्ति या स्वार्थ पूर्ति के साधन के रूप में। एच विर्क ने राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि के समस्त कार्यों को दो भागों में बांट दिया है। एक तो होता है सामान्य कार्य, दूसरा होता है विशिष्ट कार्य। विर्क के प्रतिनिधि के प्रमुख सामान्य कार्य हैं जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार पर लोकप्रिय नियंत्रण रखना, अर्थात सरकार को निरंकुश बनने से रोकना और सरकार से सत्ता का जनहित में प्रयोग कराना। दूसरा है जनहित में नीति निर्माण के लिए पहल करना और इस बारे में जन नेतृत्व करना। तीसरा है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना। विर्क के प्रतिनिधि के प्रमुख विशिष्ट कार्य अग्रलिखित हम बता सकते हैं।
यानी इस रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कि जनता तथा सरकार के दृष्टिकोण में संतुलन व सामंजस्य स्थापित करना, जनता के प्रति अपने कर्तव्यों व दायित्वों की पूर्ति करना, शासन की नीतियों के औचित्य को प्रकट करना आदि। एक समाजशास्त्री हुए हैं जोसेफ ला पालोम्बरा। उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स विद इन नेशंस में प्रतिनिधि की भूमिका पर अधिक यथार्थवादी ढंग से विचार किया है और इस प्रकार से बताया है कि वह एक श्रेष्ठ विधायक की भूमिका निभा सकता है। विधायक का मतलब विधि निर्माता, कानून को बनाने वाला। दूसरा है वह अपने पद पर लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति करने वाले एक अवसरवादी की भूमिका निभा सकता है। थर्ड है वह अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने क्षेत्र की जनता, यानी जनता ही तो निर्वाचक है क्योंकि वो उसको चुनती है, सामान्य जनता तथा विभिन्न विरोधी हितों में एकता अथवा तालमेल बैठाने का कार्य में रुचि लेकर के और एक बिचौलिए की भूमिका निभा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की। देखिए, प्रतिनिधित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी बड़ा नागरिक जो समूह है, ग्रुप, अपने में निहित प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है। प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में बहुमत के सिद्धांत का विशेष महत्व है। प्रतिनिधियों का निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है और व्यवस्थापिका में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया पर राजनीतिक दल व्यवस्था का विशेष प्रभाव पड़ा है। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, और दूसरा है उदार लोकतंत्रवादी या समष्टिवादी सिद्धांत। सबसे पहले हम निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधि के सिद्धांत देख लेते हैं। देखिए, निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की अगर बात करें तो इसके अनुसार प्रतिनिधि सदैव अपने निर्वाचकों के अधीन होता है और वह मात्र उसकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार प्रतिनिधि का निर्वाचकों से भिन्न अथवा उनसे स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने निर्वाचकों से प्राप्त निर्देश के अनुसार ही व्यवस्थापिका में अपने कार्य करने चाहिए। इस सिद्धांत में यह भाव निहित है कि यदि कोई प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में अपने निर्वाचक की इच्छा की उपेक्षा करता है अथवा इसके विपरीत आचरण करता है तो निर्वाचक उसे अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार कर सकते हैं और उसे वापस भी बुला सकते हैं। निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मूलतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रारंभिक काल से संबंधित सिद्धांत है कि लोकतंत्र की व्यक्तिवादी विचारधारा प्रचलित थी और राजनीतिक दल प्रणाली का समुचित विकास नहीं हुआ था। निम्न इसमें कमियां हैं जिसकी वजह से इसकी आलोचना की जाती है, जैसे कि प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है। आधुनिक लोकतंत्र में चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं और मतदाता भी अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन उसके दलीय नीति एवं कार्यक्रम के आधार पर करते हैं। अतः ये संभव ही नहीं है कि निर्वाचकों के किन्हीं विशिष्ट हितों के आधार पर प्रतिनिधि का निर्वाचन हो। दूसरी कमी है सकारात्मक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक समाजों की रचना जो है वो अत्यंत जटिल है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले मतदाता विभिन्न विरोधी वर्गों हितों में बटे हुए होते हैं और ये सभी अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से अपने विशिष्ट वर्गीय हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस स्थिति में प्रतिनिधि इन विशिष्ट वर्गीय हितों को निर्वाचकों का निर्देश नहीं मानता है। तीसरा आलोचना है राजनीतिक शिक्षा एवं नेतृत्व। आधुनिक युग में प्रतिनिधि का एकमात्र कार्य जन निर्देश का पालन करना नहीं हो सकता और न ही वह अपनी गतिविधियों को जन निर्देश तक सीमित रख सकता है। नेक्स्ट है दुरुपयोग की आशंका। निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में ये विचार निहित है कि यदि कोई प्रतिनिधि जन निर्देश की उपेक्षा करता है तो इसका उल्लंघन करता है तो निर्वाचक उसे वापस बुला सकते हैं। इसे ही हम रिकॉल सिस्टम कहते हैं, प्रत्याहान कहते हैं या प्रत्यावर्तन कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से इसे एक श्रेष्ठ प्रणाली माना जाता है, किंतु व्यवहार में इसके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। आधुनिक लोकतंत्रों में निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अनावश्यक एवं हानिकारक माना जाता है। लिबर ने भी प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को असंगत एवं अवैधानिक ही माना है। अब हम बात कर लेते हैं अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की। देखिए, अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है अपनी प्रकृति एवं मान्यताओं की दृष्टि से निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के विपरीत है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि निर्वाचकों के पूर्णतः अधीन नहीं होते और उसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि प्रतिनिधि निर्वाचकों के मात्र अधिवक्ता अथवा अभिकर्ता नहीं होते, अपितु वे इससे ज़्यादा होते हैं। आदर्श स्थिति में वे निर्वाचकों के हितों के संरक्षक होते हैं और इस रूप में वे सब विवेक के अनुसार निर्णय लेने व कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। प्रतिनिधि को समय एवं स्थिति के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात निर्वाचकों के सामान्य हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अनिर्देशित प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एक जनप्रतिनिधि एक साथ ही स्थानीय, दलीय एवं राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने की चेष्टा करता है और वह इस दृष्टि से इन तीनों प्रकार के हितों में तालमेल स्थापित करता है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व के उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत की। एलन बॉल एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने आधुनिक काल में प्रचलित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उनकी प्रकृति के आधार पर जो है दो वर्गों में बांटा है, उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत और समष्टिवादी सिद्धांत।
उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत कहता है कि भाई ये सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों का अनुल्लंघनीय मानता है, विशेषकर निजी संपत्ति के अधिकार को। इसके अलावा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिनिधित्व का ये सिद्धांत सीमित शासन की बात करता है और उदार संविधानवाद में विश्वास करता है। यह सिद्धांत मानता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के विभिन्न वर्गों या उनके विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वरन वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य हितों का ही प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट जो है, ये सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक बुद्धि प्रधान प्राणी है, अतः वह अपने हितों के साथ ही संपूर्ण समाज के हितों को भी पहचानने तथा उनमें तालमेल स्थापित करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है, ये सिद्धांत मानता है कि भाई प्रभु सत्ता का निवास शासक वर्ग में नहीं अपितु शासित वर्ग में होता है। नेक्स्ट जो है, प्रतिनिधित्व का ये सिद्धांत वयस्क मताधिकार एवं प्रत्येक व्यक्ति के मत की समान कीमत के अलावा निर्वाचन संबंधी कुछ अन्य विशेषताओं पर भी बल देता है, जैसे कि चुनाव क्षेत्रों का आकार लगभग समान होना चाहिए, गुप्त एवं स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यह सिद्धांत प्रतिनिधि को निर्वाचक समूह के प्रति उत्तरदायी भी मानता है, किंतु उसे मात्र एजेंट या अभिकर्ता ही नहीं मानता। अब हम बात कर लेते हैं समष्टि प्रतिनिधित्व के समष्टिवादी सिद्धांत की, जिसकी मान्यताएं इस प्रकार हैं। यह सिद्धांत अपने द्वारा स्वीकृत लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र अथवा आर्थिक लोकतंत्र कहता है तथा उदारवादी लोकतंत्र को मात्र राजनीतिक लोकतंत्र अथवा पूंजीवादी लोकतंत्र कहता है। इस सिद्धांत का दावा है कि उदारवादी लोकतंत्र की तुलना में आर्थिक लोकतंत्र ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसकी दूसरी मान्यता है कि लोकतंत्र का आधार व्यक्ति उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता अथवा निजी संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता, अपितु केवल सर्वहारा वर्ग ही हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थापिका को व्यक्तियों के मत का नहीं अपितु बहुसंख्यक वर्ग के मत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट जो है, लोक का संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, ये बात ये करता है। कल हम जो है प्रतिनिधित्व के जो अन्य पहलू हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।